अब ज़्यादातर की आप नसबंदी कर दो, और कुछ अच्छे जो तगड़े आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे मजबूत लेपर्ड हैं, उनको आप नसबंदी मत करो। उनसे ब्रीडिंग लो लेवल पे चलती रहेगी और वो आपके एक स्पेसिमेन बढ़िया तैयार हो जाएंगे। इसके लिए कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जानवर कैप्टिविटी में है, फिर वो क्या फ़ायदा। वो कैप्टिविटी में है मतलब एक तरह से जू में ही रखा है, लेकिन जू नहीं। और वो उसके अंदर सफारी अलाउ करो आप, कवर्ड गाड़ी से, जाली से कवर्ड गाड़ी से, और उससे जो पैसे आएंगे, अगर मैनेजमेंट का जो खर्चा करना है वो खर्चा आपका वहीं से निकल आएगा, और जानवर को मारना भी नहीं पड़ा, इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और वो जानवर आपके जिंदा भी है, भले एक बड़े से एरिया में है। वहां पे आप उन पर निगाह रखो, R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। उसमें आपका किसी का बिहेवियर लग रहा है कि ये तो जानवर बहुत अच्छे से मार रहा है, सब कुछ है, उसको आप साइड कर सकते हो किसी अलग बाड़े में, और फिर आप उसको वापस जंगल में छोड़ने का प्लान कर सकते हो। क्योंकि जो रिहैब सेंटर होते हैं ना, वहां पे तो आप R&D इतनी कर भी नहीं सकते कि जंगल में वापस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो ये बाड़ा वाली बात मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन अभी मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका का तरीका अलग है। वहाँ नेशनल पार्क बहुत बड़े हैं और वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कंजर्वेशन सेंटर्स भी हैं। इंडिया में प्राइवेट नहीं है, लेकिन वनतारा है, वो प्राइवेट ही है। और जो आज सुबह मैंने रील बनाई थी कि महाराष्ट्र में 50 लेपर्ड वनतारा भेजे जा रहे हैं या भेजे गए हैं, क्योंकि वहाँ की जो कैपेसिटी है रिहैब सेंटर की वो पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा रखने की उनके पास जगह नहीं है। किसानों की रोज डिमांड आ रही है कि पकड़ो, तो 50 उन्होंने वनतारा भेज दिए। वनतारा अंबानी जी के, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। मैंने वीडियो देखे हैं कि हाथियों को फल खिलाए जाते हैं, तरबूज और दुनिया भर के एप्पल, इस तरह के फल खिलाए जाते हैं। स्पा ट्रीटमेंट होता है, तो जानवर की तो लाइफ बन जाती है एक तरह से, उसको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे अगर किसी को प्राइवेट इस तरह से कंजर्वेशन एरिया बनाने की अगर परमिशन दी गई, तो फिर दूसरों को भी दी जानी चाहिए। सिर्फ एक कंपनी के लिए क्यों? नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। जैसे अफ्रीका में प्राइवेट गेम रेंचेस अलाउड हैं, लेकिन अफ्रीका में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता दूं। अफ्रीका में इंडिया से ज्यादा टाइगर हैं, जबकि अफ्रीका में नेचुरल वे में लायन मिलते हैं, टाइगर नहीं मिलते। लेकिन वहाँ कैप्टिविटी में प्राइवेट गेम रेंचेस में टाइगर है, उनकी ट्रॉफी हंटिंग भी कराई जाती है, पैसे लेके उनको मारा भी जाता है, उनके अंगों का व्यापार भी होता है। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में उनकी हड्डियां, उनका खून, उनका मांस सब कुछ बेचा जाता है। वो इसीलिए रखे गए हैं, ब्रीडिंग करा करा के। वो एक तरह से पैसा कमाने की मशीन है। तो इंडिया में अगर ऐसा कर दिया गया तो पूरी वाइल्ड लाइफ का ताना बाना बिगड़ जाएगा, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा करो, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि अगर किसी एक व्यक्ति को परमिशन है तो दूसरों को भी होनी चाहिए, तो और नहीं होनी चाहिए तो किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि वो उन्होंने रेस्क्यू, पूरे दुनिया के जानवर रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चलिए वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, माननीय कोर्ट ने भी अलाउ किया, कुछ सोच समझ के देख के ही किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राज्य अपने जानवर भेजने लगेंगे प्राइवेट कंजर्वेशन या रेस्क्यू सेंटर में, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पैसे की कमी राज्य के पास नहीं है। जहां दोस्तों अभी लाइट पड़ रही है, इस ठीक डायरेक्शन में आज मैं अभी आ रहा था तो एक गाय मरी पड़ी है, लेकिन मैं टॉर्च नहीं मारता हूं तो मैं निकल गया हूं यहां से। अब अगर होगा भी लेपर्ड बैठा हुआ या थोड़ी देर में आएगा, तो अभी तो गाड़ियों की मूवमेंट है काफी। ये गाड़ी निकल जाए फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर राज्य ये करने लगेंगे, देखिए आपको पता है कि जो हमारी जरूरतें होती है उसको 3 हिस्सों में हम डिफाइन कर सकते हैं: नेसेसिटी, कंफर्ट, देन लग्जरी। यानी सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद आराम, और फिर विलासिता। तो जो वनतारा में जानवरों को मिल रहा है वो विलासिता है कि उसमें एप्पल खाने के लिए मिल रहे हैं हाथी को, और स्पा ट्रीटमेंट मिल रहा है।
देखिए उनके पास बजट है, पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी मर्जी भी है। लेकिन हमारे पास जो नेसेसिटी है कि जानवरों को पकड़ के एक बाड़े में रखा जाए, उसमें ये नहीं है कि उनको ये सब, हाथी की अलग बात है, मैं आज के टॉपिक में तो मैं केवल टाइगर और लेपर्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या बन गए गन्ने खेतों में है। हाथी तो बड़ा जानवर है, एक बार उसको भगाया जा सकता है। तो उनके लिए नीलगाय सुअर छोड़ दो, फेंस अच्छे से कवर कर दो, वेटनरी डॉक्टर वगैरह। देखिए जितने रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास में है, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के पास में हो ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े आईएफएस ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के पास में, इतने डॉक्टर्स हैं, इतना सब फंड्स हैं। तो जब अगर हर राज्य वंतारा ट्रांसफर करने लगेगा तो वंतारा की भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कुछ दिन में। उनकी 3000 एकड़ में ही तो बना है, खत्म हो जाएगा। कितने भरेंगे फिर, या तो कंजेस्टेड हो जाएंगे जानवर। तो हर राज्य के पास अच्छा खासा बजट है, बस उनको बजट एलोकेट करने की जरूरत है। जब एक प्राइवेट कंपनी बजट दे पा रही है, जो कि उनकी ड्यूटी नहीं है, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो सरकार की तो ड्यूटी है ना अपने निवासियों की सुरक्षा और अपनी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा, तो सरकार का फर्ज है। तो सरकार को बजट एलोकेट करना होगा। उसके लिए वो पहले बाड़े बना दें, ताकि जिस तरह से मैंने बताया कि मलेरिया का ट्रीटमेंट हो जाए, पहले रोकथाम मच्छरों की तो है ही, चल ही रही है। तो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है कि रखा कहाँ जाए, तो एक नहीं 3-3 4-4 बाड़े जो बंजर जमीन है वहां बना दिए जाए, प्लांटेशन कर दिया जाए, ग्रास उगा दी जाए। तो इस तरीके से ये समस्या का निराकरण हो सकता है जो पब्लिक की डिमांड आती है। क्योंकि पब्लिक की डिमांड अगर नहीं मानी गई तो पब्लिक बदले की भावना से फिर जहर देना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। मैंने एक वीडियो में बताया था करेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेरी या करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ग्वालियर के आसपास थी, उसमें दोबारा बता दूं इस टॉपिक में कि वो वीडियो नहीं देखा होगा, कि हमारे कानून की भी बहुत सारी खामियां हैं। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट होते होते कई सेक्शन ऐसे हो गए हैं कि जिनका मतलब ही खत्म हो गया है। एक सेक्शन कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। तो उसमें क्या था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, वहां मिलता था गोडावण। तो हमारा दोस्तों एक कानून बोलता था कि अगर किसी एरिया को सेंचुरी बनाना है तो पहले उस इलाके के अधिकार कलेक्टर सेटल करके लोगों को मुआवजा या पुनर्बसाहट जो भी करना है, फिर सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। कानून की एक धारा बोलती है कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, लोगों के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी, लोगों के अधिकार समाप्त हो गए। उसके बाद जमीन की बेचने पे रोकथाम लगा दी, लोगों को अपनी ही जमीन पे मवेशी चराने का अधिकार समाप्त हो गया। वहां पे गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। सरकार ने उपाय किए और अच्छे से फलने फूलने लगा। लेकिन साथ में ब्लैक बक, काला हिरण, जंगली सुअर भी बहुत अच्छे से फलने फूलने लगे। तो लोग जो खेती कर रहे थे उसको पूरा चौपट कर देते थे। वो जानवर जमीन अपनी बेच नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, धीरे 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 लोगों ने लड़कियां ब्याहनी बंद कर दी उस गांव में कि भैया यहाँ तो हमारी लड़की दुखी रहेगी, पैसे होंगे नहीं, फसल हो नहीं रही, जमीन बेच नहीं सकते। तो गांव वाले इतने परेशान हो गए, पैसे नहीं, क्योंकि फसल हो नहीं रही, करें तो क्या करें, जमीन नहीं बेच पा रहे। तो गांव वालों ने जितने वॉच टावर थे वो तोड़ने शुरू कर दिए, और जो फॉरेस्ट वाले जो रोकथाम के उपाय करने लगे थे वो नहीं करने दे रहे थे। प्रस्ताव लेके गए सरकार के पास कि गोडावण है ही नहीं तो सेंचुरी किस बात की। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि सरकार ने सेंचुरी भी खत्म कर दी। तो बिना सेंचुरी के जो गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फल फूल रहा था, सेंचुरी बनाने के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि जनता का विश्वास नहीं जीता ना। देखिए डंडे के जोर पे काम नहीं कराया जा सकता है। और हमेशा मैंने पहले ही बोला है कि जब लड़ाई इंसान और जानवर के बीच में होगी तो नुकसान हमेशा जानवर का होगा, क्योंकि जानवर को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को रोकना, सामंजस्य से रोकना है। इंसान नाराज हो जाएगा तो जानवर नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूं वोट देने का अधिकार भी है। तो ये गोडावण का मैंने एग्जांपल दिया, आप गूगल कर लेना इस बारे में। तो इंसान अगर नाराज हो गया, घूम फिर गए, तो जानवर नहीं बचेगा। जानवर बचाने का तरीका है
कि बड़े बड़े सफारी एरिया में रख दिया, जो मैंने इतनी देर से बताया, क्योंकि अफ्रीका की तरह से कलिंग हम नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोका जाएगा तो इसके बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम होंगे। अब सवाल होता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे रोका जाए। वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट कर करके ज़्यादातर पावर राज्यों से सेंटर को दे दिए गए, NTCA को दे दिए गए। अब होता क्या है, मैंने इसका भी एक उदाहरण एक वीडियो में दिया था कि अगर वो मुझे लगा एप्रोप्रिएट उदाहरण है तो दोबारा देता हूँ। रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्रेन चलाई, ये डिसीजन रेल मंत्रालय का है। उसके बाद कहाँ किस किस जगह पे ट्रेन चलेगी, कंट्रोलर का डिसीजन होता है कि कहाँ किस ट्रेन को पहले रोक देना है, किसको पास कराना है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर पटरी पे हाथी आ जाए तो ब्रेक मारने का अधिकार ड्राइवर का होता है। अगर ड्राइवर रेलवे मिनिस्ट्री से पूछेगा कि मैं ब्रेक मारूं कि नहीं मारूं, तो तब तक तो टक्कर हो जाएगी। इसी तरीके से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादातर अधिकार सेंटर के पास है, NTCA में है। तो जहां ये घटनाएं हो रही होती है वो राज्य में हो रही होती है। वहां से वहां का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वहां का फील्ड डायरेक्टर अगर नेशनल पार्क है या डिस्ट्रिक्ट में DFO है, उसके पास पब्लिक समस्या लेके जाती है। वो लेटर लिखता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। लेकिन अब यह अधिकार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से छीन लिया गया है। टाइगर के मामले में, लेपर्ड के मामले में है, तो उन्हें परमिशन लेनी है NTCA से। उन्होंने लेटर भेज दिया। NTCA के पास बहुत काम है, क्योंकि उसके जो भी अधिकारी हैं सब बहुत बड़े बड़े पद पे हैं। भारत के वन मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, इस तरह से सेक्रेटरी, सबके पास बहुत सारे काम है। मीटिंग बैठेगी, मीटिंग बैठने में भी मान लीजिए 5 दिन लग गए। 5 दिन में तो 10 लोगों की मौत होगी। जो तत्काल प्रभाव से जो ब्रेक मारना था कि हाथी सामने खड़ा है, तो निर्णय जैसे रेलवे का निर्णय रेलवे मिनिस्ट्री से लिया जाए, वैसी ही कुछ बात है टाइगर के मामले में। NTCA से जो निर्णय लेना है, आपातकाल इमरजेंसी वाले निर्णय, गोली मारने के नहीं बोल रहा हूं कि राज्य ने गोली मारने का पावर दे दो, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा हुआ था साउथ में, एक राज्य में टाइग्रेस ने इंसान पे हमला किया था, तो पहले हमले पे ही वहां के एक मिनिस्टर ने बोल दिया था कि इस टाइग्रेस को गोली मारी जाएगी। वो वन मंत्री नहीं थे, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, तो वो उनको अधिकार नहीं था, वन मंत्री को भी नहीं था। वो तो NTCA से बिना परमिशन के नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके पहले ही वो टाइग्रेस संदिग्ध परिस्थितियों में मरी हुई मिल गई 2-3 दिन बाद ही। उसका अभी तक मैंने अखबार में पढ़ा नहीं कि क्या नतीजा था, कैसे। तो पब्लिक ने ही जहां तक है एंगर से मार दिया होगा। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ, इंसान पे, पुलिस वाले पे हमला किया, उसके बाद टाइगर गन शॉट से मरा हुआ पाया गया। तो ये अगर डिले होता है तो पब्लिक अपने हाथ में ले, पब्लिक कुछ राज्यों में अपने हाथ में ले लेती, हर राज्य में नहीं। जहां गन लाइसेंस ज्यादा है वहां पे, जहां नहीं है वहां नहीं लेते। अगर ये निर्णय ट्रांसलोकेशन वाला या केज करना है, ये निर्णय NTCA की जगह वापस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास आ जाए तो इस समस्या कम हो जाएगी। क्योंकि जहां इतना सारा काम जिन लोगों के पास है और पूरे देश के उनके पास समस्याएं आती हैं, तो वो एकदम रोज तो मीटिंग, सिर्फ NTCA के काम तो नहीं कर सकते, उनके पास तो बहुत सारे काम करने के लिए है। तो इस तरीके से जो निर्णय वहां से होते हैं, जो डिले हो रहा है, एक अलग से टीम, जैसे कि कमांडो एक होता है ना कि SDRF बनती है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और हमारे यहाँ NSG कमांडो होते हैं। जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो NSG कमांडो फौरन भेजे जाते हैं। तो जबकि पुलिस तो होती है ना, लेकिन फौरन एक्शन के लिए कमांडो ट्रेंड होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी जो NSG कमांडो की तरह होगी, जो क्योंकि अभी होता क्या है कि जब ट्रैंकुलाइज करते हैं तो अपने ही लेवल की वो करते हैं, अपने वहां पे उनका हंटर है कि नहीं है, निशानेबाज है कि नहीं, एक्सपीरियंस कितना है, फॉरेस्ट DFO को कितना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि आप IFS बन गए तो आप पूरे जानकार हो गए। मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ किसी को ब्लेम करने का पर्पस नहीं है, समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने का है। मैंने आपको बताया था कि एक राज्य के DFO नहीं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने स्टेटमेंट दिया था, पेपर में छपा था
वहां पे लेपर्ड आ गया था, तो उन्होंने कहा था कि लगता है ये लेपर्ड अपने पैक से अलग हो गया है, यानी झुंड से अलग हो गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि जब नौकरी में आए होंगे तो IFS बन के आए होंगे, वो ये बोल रहे हैं कि अपने झुंड से तेंदुआ अलग हो गया है। उनको इतना नहीं मालूम था कि तेंदुआ झुंड में नहीं रहता है, सॉलिटरी एनिमल है, वो भेड़िया नहीं है जो पैक में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे DFO कैपेबल ही हैं, उनको सारा मालूम है। मैंने पहले बताया बहुत सारे बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, लेकिन बात यह है कि सब नहीं है। तो जब जहां मुसीबत आती है, कई बार अभी आपने देखा एक केस हो गया लायन के केस में गुजरात में कि ट्रैंकुलाइजर डार्ट गलती से लग गया एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय का, और क्योंकि जानवर की डोज बहुत ज्यादा होती है, दवाएं वही होती हैं लेकिन इंसान का जो डोज होता है उससे बहुत ज्यादा डोज होता है, हाई डोज लग गया और एक इंसान जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था उसकी जान चली गई। तो ऐसी कंडीशन में एक फोर्स डेवलप करनी चाहिए जो जिसमें ट्रैंकुलाइजर डॉक्टर भी हो, सारे कुछ हो, घेरने का उनको एक्सपीरियंस होगा, जहां समस्या आए वो फोर्स भेज दो। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों इसको। तो अब मेरा रास्ता खत्म हो गया, इन बातों पे गौर करना पड़ेगा दोस्तों, इसको ईगो पे कोई ना ले, मेरा निवेदन है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास ऐसी सलाह देने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन लोग जब कुछ मतलब मैंने बताया मेरे पास बड़े बड़े लोगों का है कि आपके विचार सही हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो मिलने भी आते रहते हैं। तो इन बातों पे गौर करेंगे। देखिए हर आदमी अपना अपना करेगा। जब राम सेतु बन रहा था तो वानर सेना सेतु बना रही थी, लेकिन गिलहरी भी अपनी पूंछ को गीली करके मिट्टी में भिगो के जा रही थी। तो मेरे प्रयास वो गिलहरी वाले ही प्रयास हैं, इसको अन्यथा ना लीजिए, लेकिन थोड़ा सुनिए। अगर सही लगे जो बात तो सुनिए, गलत लगे तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे भी लोग बैठे हैं। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बिगड़ जाए बात, क्योंकि 3 साल 4 साल में बहुत बिगड़ने वाली है और नुकसान वाइल्ड लाइफ का ही होगा, इंसान का तो होगा। जिसके परिवार का सदस्य मर जाता है उसका क्या होगा आप समझ सकते हो। लेकिन अगर इन पे सुधार किया जाए, बाकायदा सरकार को टीम बैठानी चाहिए, मीटिंग बैठानी चाहिए, इस बारे में एक पूरी टीम का गठन करना चाहिए। ये सुझाव पहुंचते तो होंगे वहां तक, मेरी जानकारी में तो पहुंचते हैं वन मंत्रालय तक भी। तो मेरा वन मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि इस मामले को बहुत तत्काल प्रभाव से, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा मैटर हो रहा है, एक कमांडो टीम बन जाए जो कि फौरन भेज दी जाए, उस जगह उस जानवर को ट्रैंकुलाइज करे और वो बाड़े में ट्रांसफर करे। बाड़े बनाना बहुत जरूरी है, तो इस समस्या का जल्दी ही निराकरण होगा। फिर इंसानों को ट्रेन करना एक है कि सामंजस्य के साथ रहना, कैसे रहना है। जानवर तो धीरे धीरे सीख ही रहा है, इंसान भी सीख ले तो इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी फलेगी फूलेगी और इंसानों की लाइफ भी। आज सुबह हो गई दोस्तों, थोड़ा लेट निकला हूँ, मतलब मंदिर तो आया था हाथ जोड़ने, लेकिन उसके बाद फिर अंदर चला गया था। एक चाय पी ली, दूसरी चाय का इंतजार है। स्विमिंग पूल के अंदर की सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, घुटाई भी हो गई है बाहर की सीढ़ियों में, और ये यहाँ पे जो प्लास्टर होना है ये काम होना है आज। बर्ड बाथ में पानी चालू कर दिया है, हालांकि उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, ऊपर जो उसमें ईंटें और उसको गहराई थोड़ी बढ़ाई है ना। बर्ड बाथ है, किड्स पूल है, जो भी है मतलब। लेकिन बर्ड्स जो बात करती है ना वो नीचे नहीं करती, मैंने देखा है, क्योंकि नीचे जो पानी के छींटे आते हैं ना उससे उनको परेशानी होती है, ऊपर से गिर रहा है। तो ये ऊपर जो 3 स्टेप्स हैं यहाँ करती हैं। एक दिन मैंने देखा था ये पाइप गलत पड़ गया था, तो वहाँ पानी भर गया था ऊपर वाली स्टेयर में, तो वहाँ पे नहा रही थी एक बड़ी सुंदर सी बर्ड थी, ब्लू कलर की, मैंने फ़ोटो ली थी उसकी। तो अभी सीमेंट का काम हो रहा है, तो ये जो स्टेयर्स है ना उसके बगल में, उनमें सीमेंट से एक रेलिंग सी बनवा दूंगा, हल्का हल्का पानी रहे तो वो बर्ड्स बाथ के लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ धूप आ गई है, अभी बस चाय पीऊँगा, फिर मुझे इंस्टाग्राम की रील रिकॉर्ड करनी है। यहाँ बैठ के, ये अपना स्टूडियो है, सूरज यहाँ आए उसके पहले करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि फिर आजकल धूप तेज होने लगी है ना, तो दिक्कत होती है। पीछे लो, पीछे उनको लो, पकड़ के लो। वो खुद ही आके पी जाएगी, ऐसी है। हाँ बस, जो लाओ वो गिर ना जाए कोई चीज। चलो ये लो, हल्का हल्का मुँह छुआ दो।
पेट भरा नहीं, उनको पीना नहीं आता है बाहर से, उनको थन से पीना आता है। हल्का छुआ ना, हल्का छुआ बस। उनको पीना आता नहीं है। अच्छा ये पी रहा है, हाँ हेलो, ऐसे सबको छुआ दूसरा। बस बस छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अपने आप पिएगा फिर नाक ना डूबे। मुझे लगता है एक ही कुत्ता है, वो क्या कुत्ता है वो काला वाला, देखो यार। ये वाला। चार ही कुतियां, एक कुत्ता है बस, 4 कुतियां हैं। हाँ हाँ चलो छोड़ो इसको, उसको पी लेने दो, उसके बच्चे वापस अंदर रख देना, पहले इसको पी लेने दो, नहीं तो गिरेंगे जाके। आओ आओ आओ, पी लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दोस्तों जो बर्ड बाथ बनाया था उसमें पानी चलाया था, नीचे तो थोड़ा पानी भरा है क्योंकि इसमें लीकेज है, आपको मालूम है। लेकिन जो ये 3 स्टेप्स ऊपर बने हैं इसमें ज़्यादा बर्ड नहाती हैं, मैंने देखा। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा रह जाता है। अभी एक बर्ड थी, बड़ी सुंदर सी थी, मैं तब तक कैमरा लेने गया तो चली गई है, वरना वो यहाँ ये इसमें पानी है, यहाँ पे इसमें नहा तो नहीं रही थी, पी रही थी। और ये इसके अंदर थोड़ा पानी है। बर्डिंग का तो बहुत बढ़िया जगह है हमारा जो रिजॉर्ट है ना। बर्डिंग में इतनी डिफरेंट स्पीशीज़ की बर्ड्स हैं। ये मैंने पानी दोबारा चालू कर दिया इसमें। ये जो छोटे छोटे पूल बन जाते हैं ना कचड़े की वजह से, पत्तियों की वजह से, लेकिन इसमें पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है। तो ये बर्ड्स के लिए ज़्यादा अच्छा है वो नीचे वाले के कंपेरिजन में। नीचे क्या है, पानी गिरता है, छींटे आते हैं तो वो परेशान होती हैं, लेकिन इनमें छींटे नहीं आते और ये एक बर्ड के नहाने के लिए सफिशिएंट है। अभी मैं वापस वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कि आती हैं क्या बर्ड्स।